इसके साथ फारूक अब्दुल्ला 1974 में ये शायद मीरपुर या मुजफ्फराबाद का ये फोटोग्राफ है, और फिर जेकेएलएफ के साथ ये संबंधित थे। 370 चाइना की मदद से लाएंगे, और सिर्फ उसका यही कसूर है कि वो जहाँ जाके क्यों उसकी अपॉइंटमेंट हो गई तो वहाँ उसने ज्वाइन कर लिया। मतलब ऐसे मानो लगा मुझे कि वो लाशों के ऊपर जो है हंस रहे हैं कि हम जो है गरीबों के मसीहा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई चर्चा हो रही है तो वह चर्चा का विषय है मुलाजिम, और वो भी जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड हैं, चाहे वो पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजिम हों, जहाँ डोगरा मुलाजिम जो आल जम्मू रिजर्व्ड कैटेगरी के वेस्ट वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ड्यू टू टारगेट स्किलिंग और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते उन्होंने जम्मू की तरफ कूच किया, और पिछले लगभग 150 दिन से अधिक दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीएम पैकेज के मुलाजिम जो हैं वो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठे हैं, और वहीं डोगरा मुलाजिम जो है पनामा चौक में बैठे हैं। मांगे उनकी सिंपल हैं। ड्यू टू टारगेट स्किलिंग हम वहाँ पे सेवा नहीं दे सकते, हमारी जान को खतरा है। पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम का कहना है कि उनको रीलोकेट जम्मू में किया जाए जब तक वहाँ पे माहौल शांतिपूर्वक नहीं होता। वहीं डोगरा मुलाजिम का ये कहना है कि वह 15 साल से अधिक समय हो गया वहाँ पे सेवाएं देते हुए, और ट्रांसफ़र पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए जो एक मुलाजिम का जो है हक भी है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना भी उनसे मिले थे, और उनको आश्वासन दिया था कि उनके मांगों को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद कल एक लेटर आता है, और जिस लेटर में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो है टू अराइविंग एट मीनिंगफुल सोल्यूशन वे आउट ऑफ द इश्यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, जो मैंने अभी आपको बताया। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी। क्या कुछ कहते हैं इन सारी चीज़ों को लेके, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कमेटी महज एक कमेटी है कि इन जो मुलाजमों की डिमांड है उसके ऊपर भी कोई चर्चा करेगी, क्योंकि कमेटियां पहले बहुत बनी हैं। इन मुलाजमों के एलजी साहब से मिले थे, उसके बाद इनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी मांगों के ऊपर गौर फरमाया जाएगा। एक कमेटी तब भी बनाई गई थी, लेकिन क्या कहेगी ये कमेटी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जिस तरीके से ये कमेटी बनाई गई है, आप इस कमेटी को लीड कर रहे हैं, इसमें जम्मू से भी हैं लीडर और कुछ कश्मीर घाटी से भी लीडर हैं, लेकिन मुलाजमों की मांगों के ऊपर किस प्रकार से गौर फरमाएंगे? 150 से अधिक दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। देखिए, जब से पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, जब पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटजी बदली है और टारगेट किलिंग उन्होंने शुरू किया है, उसके मद्देनज़र अभी तक 2020 से लेकर अभी तक लगभग 17 ऐसी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिसमें इनोसेंट लोग जो है मारे गए हैं, जिसमें काफ़ी एम्प्लॉइज़ भी हैं, जो चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, या कहीं और इंटीरियर में जो है काम करते थे। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो प्राइम कंसर्न है। अभी भी काफ़ी मात्रा में ये एम्प्लॉइज़ हैं जो अभी भी कार्यरत वहाँ पर हैं, और उनका भी कंसर्न है और हमारा भी इस कंसर्न है कि इनको प्रॉपर जो है सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सरकार कर भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जी नई स्ट्रैटेजी जो बदली है दुश्मन ने, उसके मद्देनज़र और क्या किया जा सकता है? उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा एजेंसियाँ, पुलिस, बाकी लोग सीआईडी सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो वहाँ हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो टारगेट बने हुए हैं, ये क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर किसी की अपनी सुरक्षा, वो बेटर बता सकता है कि मुझे यहाँ से डर है। पुलिस वाला आएगा, एसएचओ आएगा, सीआईडी वाला आएगा, वो रिपोर्ट देगा, तो वो एक रूटीन का मैटर रहता है, और वो काम भी कर रहे हैं। मैं उनकी रोल को बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का काम, कमेटी जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। इन लोगों से खुद हम ग्राउंड पर जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे जो वहाँ हैं। कुछ तो लोग हैं यहाँ पर जो जम्मू में हैं, उनसे भी मुलाकात होगी, और बाकी जो है उनसे भी जाएंगे, ग्राउंड पर जाके उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है, आप कहाँ, आपको क्या लगता है, और जहाँ आज तक जो टारगेट किलिंग्स उनके सर्कमस्टांसिस क्या थे, किस तरीके से हुआ, कहाँ कोई सिक्योरिटी में चूक रह गई जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। ये कुल बना के हम जो है एक एक्सरसाइज करेंगे। और ये मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की कमेटी है, इसके पास कोई बड़ी पावर्स हैं, जब बहुत कुछ सामने बदलाव ले आएंगे। हम एक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। ये जो एम्प्लॉइज़ हैं जो वहाँ पर हैं या वो यहाँ पर हैं, उनका और सरकार के बीच में
करेंगे। सरकार अपनी भी उनके जो फीडबैक उनको मिल रहा है, हम भी उनको फीडबैक देंगे और एलजी साहब या बाकी लोगों से जिनको भी मिलना होगा मिलेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली तक भी इनकी बातें लेके जाएंगे हम। तो ये मैं मोटे तौर पर जो है महसूस करता हूँ ये पार्टी की मंशा है। कल हमने 5:30 बजे बैठक रखी है, अध्यक्ष जी से समय लिया है, 5:30 बजे हम बैठेंगे, ये कमेटी बैठेगी और पार्टी के मन में क्या है, किस बैकग्राउंड में मोटे तौर पर जो ऑर्डर निकला है उस ऑर्डर में तो बताया है कि पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ हैं, ऐसे भी काफ़ी एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि और जो रिजर्व कैटेगरी के जैसे आपने भी कहा तो वो भी एम्प्लॉइज़ इसमें हैं। और इसके अलावा बाकी भी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं, कोई हमें उस तक की ही हमें बंधे रहना ऐसा नहीं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे अभी पूर्ण कृष्ण भट्ट जो है वो अपने बाग में काम कर रहा था, जहाँ बाकी जो है कोई लेबरर्स थे जो 2 और जो कल उनको शहीद कर दिया गया वो थे। तो उनका भी जाके जब बातचीत होगी, सरकार से बातचीत होगी, पुलिस से होगी, या सीआईडी से होगी, तो उनसे भी लोगों से भी बात करते हुए उनका भी क्या किया जा सकता है। तो ये एक पार्टी जो है पार्टी की तरफ से जो है ये कोशिश होगी और हम करेंगे, जल्दी से जल्दी हम वहाँ विज़िट करेंगे। आज अब कल कमेटी बनी है, हमें फ़ोन आना शुरू हुए हैं, लोगों में एक नई होप जगी है। इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके का से भी और लाभ होगा। जो सारी कि वहाँ जो लोग हैं, हिंदूज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, यहाँ तक कि जो ऐसे मुस्लिम जो नेशनलिस्ट हैं, प्रो इंडिया हैं, सिस्टम के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, उनकी भी सुरक्षा जो है वो लिए पार्टी के लिए प्राइमरी कंसर्न है। उन सभी का एक कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत करेंगे। बाकी कल जो बैठक होगी उसमें मोटे तौर पर क्या पार्टी की मंशा है, किस बैकग्राउंड में जो वो भी सामने आ जाएगी, तो उसी लाइंस पर हम काम करेंगे। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि जो मुलाजिम डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड के ऊपर विचार विमर्श होगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने साफ तौर पे कहा उस विचार विमर्श को लेके ही पार्टी आगे किस तरीके से लीड करेगी। कल 5 बजे शाम को जो है मीटिंग रखी गई है पार्टी ऑफिस में। देखिए पंकज जी, एक बात और थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं कि कुछ क्योंकि मैंने जो कश्मीरी जो डिस्प्लेस जो पंडित और बाकी लोग जो डिस्प्लेस जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी रब्ता हुआ हमारे लोगों का, तो उनकी मांग है कि वहीं उनको रिलोकेट किया जाए। एक तो है ना कि हमने नेशनल टीवी पे मैं कल भी बात थी भी मैं अपील, कुछ कश्मीरी नेता अपील कर रहे थे आप चले जम्मू चले जाइए, इस प्रकार की बात। फिर मैंने हम दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहा कि ऐसा मत करिए, दुश्मन की यही तो चाल है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कि उनकी सुरक्षा बड़ी प्राइम कंसर्न है कि वो वहाँ पर ठीक है, वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, वो अपनी सुरक्षा प्रॉपर्ली कर नहीं सकते, और हम इसलिए रखें कि क्योंकि उनको रहना चाहिए कि ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रॉपर्ली मिले इसके लिए तो प्रयास करेंगे। लेकिन और उनका भी ये मुझे अच्छा ये लगा, कल मेरी अजय भारती जो एक्स एमएलए सी उनसे बात हो रही थी, भाई उनकी भी ये डिमांड नहीं है, शायद आपसे भी बात हो रही तो आपका भी ये मानना है कि वो कहते हैं वही रिलोकेट कर, वो ठीक है, वो तो उनका बेसिक राइट है। और दूसरी तरफ जो है जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के 15 साल हो गए हैं, अभी तक तो पॉलिसी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसी डिस्ट्रिक्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो एक जो है कानूनी हिच है उसमें। तो उसके लिए भी किस तरीके से रास्ता निकाला जा सकता है सिंपैथेटिकली लेके हुए कि एक आदमी ने 15 साल वहाँ सर्विस की, अपनी सेवाएं दी और रिस्क में रहा है, और सिर्फ उसका यही कसूर है कि वो जहाँ जाके क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट हो गई तो वहाँ उसने ज्वाइन कर लिया और वहाँ काम कर रहा है, तो इसलिए वो अपनी जान पर भी खेल ले। उस पर तो सरकार से हम बात करेंगे कि इन लोगों को जो है उनका जो है हक मिले, पॉलिसी में बदलाव लाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, शॉक हुआ राधा कि एक्स चीफ मिनिस्टर जो कि यूनियन मिनिस्ट्री में रहा है वो इस प्रकार की बात कहे। मतलब ऐसे मानो लगा मुझे कि वो लाशों के ऊपर जो है हंस रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित, गरीब लोग मारे, लेबरर्स मारे गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा क्लेम करती है कि हम जो है गरीबों के मसीहा हैं, बड़े बड़े कहते हैं। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट और इनडायरेक्टली जो पाकिस्तानी एजेंडा है उससे वो सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि मानो वो इसको टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज़ कर रहे, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करे, टेररिस्ट से बात करे, पाकिस्तान से बात करे, जैसे गुपकार महबूबा जी भी कहती हैं। ये 1974 का
पाकिस्तान का फोटोग्राफ है, बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, दाईं तरफ मकबूल भट्ट है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मकबूल भट्ट वो व्यक्ति था जिसने जो है जिसको फांसी हुई थी। ये टेररिज्म है, पहला टेररिस्ट था जिसको फांसी हुई थी। और जस्टिस गंजू डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उन्होंने फांसी दी थी, उसके बाद उनको भी मार दिया गया था। तो ये जो मकबूल भट्ट है, और दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान वो JKLF का फाउंडर है। इसके साथ फारूक अब्दुल्ला 1974 में ये शायद मीरपुर या मुजफ्फराबाद का ये फोटोग्राफ है। तो ठीक है, बाद में वो मेन स्ट्रीम में आ गए, लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगता है उन पर JKLF के साथ ये संबंधित थे। जब ये इंग्लैंड में रहते थे, पाकिस्तान भी गए हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तो इतिहास हमारे सामने है ही कि वो जो है जवाहरलाल नेहरू जो पूरा इन पर डिपेंडेंट रहते थे और पूरा उन पर छोड़ दिया था। महाराजा हरी सिंह को यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया, स्टेट बदल के एग्जाइल दिया गया, वो जिंदा नहीं आए। क्या मजबूरी रही डॉक्टर साहब की कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ी? और आप हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल्ला की बात करें तो आप हमेशा उनको जो है अच्छे से अपनी बातों से जो है वो बात सुनाने की कोशिश करें। देखिए, एक तो बात है, मैं कहता हूँ, एक तो माइंडसेट है। मैं कहूँगा, मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा इस फोटोग्राफ के आधार पर, मैं कहूँ माइंडसेट है। ठीक है, वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि 370 चाइना की मदद से लाएंगे। ये भी तो फारूक अब्दुल्ला का ही स्टेटमेंट है। पहले की स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दी है, क्योंकि गुपकार जो है वो एक्सपोज हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP एक्सपोज हो चुके हैं। अगर हुर्रियत का बोर्ड जो है वहाँ के लोग जो हैं उतारते हैं और इंडिया लिखते हैं, तो कल को देखेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं और जो इनडायरेक्टली जो है इसको टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनके भी बोर्ड उतरेंगे। कि सॉफ्ट टेररिस्ट से क्या मतलब है आपका? ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिज्म में विश्वास करते हैं। ऑटोनॉमी क्या है, सेल्फ रूल क्या है? एक तो आज़ादी की बात होती है, कुछ लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट विद इन द स्टेट, भारत के साथ पूर्ण विलय। इसीलिए तो इनको कष्ट है 370 क्यों समाप्त हुई, 35 समाप्त। मैं बात करूं जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस पे एक ऑल पार्टी अपोजिशन पार्टी मीट होती है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि टारगेट्स किलिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोग जानते हैं ना, एक्सपोज कौन हुआ है? अरे पे आपका इतिहास ही एक्सपोज इतिहास है आपका। देखिए, प्रॉक्सी वार है, उसमें ठीक है, मैं कहता हूं 17 हम भी मानते हैं, जो हुआ है नाजायज हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, शॉकिंग है, उनको सुरक्षा देना सरकार का, हम उससे भाग नहीं रहे। लेकिन प्रॉक्सी वार है, एक पूरा देश टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान इससे पीछे खड़ा है, और उसके बाद किलिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज इसलिए क्योंकि उसने 370 खत्म कर दिया। एक्सपोज इसलिए मैं बताता हूँ, एक जो मेरे पास डाटा है 2020 से लेके 2022 तक, 18/10/2022 तक जो है लगभग 17 जो आप भी कोट कर रहे थे, उस 17 जो है टारगेट्स किलिंग हुई हैं मिनॉरिटीज़ की। और इन टारगेट्स किलिंग में अगर मैं 2022 का डाटा लूँ तो 2022 में 9 ही हैं, 2021 का डाटा लूँ तो 6 हुई हैं, और 2020 का लूँ तो 1 हुई है। वो अजय भारती जी सरपंच जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। इन सबको वहाँ पे जो है सुरक्षा मिली थी। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है इन सारी चीज़ों में? देखिए, मैं आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं पहले मैं कह रहा था कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति को वो सुरक्षा दी है। अगर फारूक अब्दुल्ला को सुरक्षा देते हैं, महबूबा मुफ्ती को देते हैं, या बाकी इवन के हुर्रियत के लोगों को भी अगर हैं तो उनको सुरक्षा मिलती थी। लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इनको क्यों देते हो, ये तो टेररिस्ट के साथ है, इनको तो नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टेट का, देश जो सरकार का ये ड्यूटी बनती है, किसी को भी जो है सुरक्षा देने की बात है, इनको तो और दूसरे जिनकी बात कर रहे हो उनको तो देनी ही है। लेकिन वो उनकी ये भी सच्चाई है कि ये लोग जो हैं इनोसेंट लोग मारे गए, ये सिर्फ है कि वहाँ की सेवा करते थे। लेकिन मैं यही भी कहूँगा साथ साथ कि ये प्रॉक्सी वार है। आज दुश्मन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। पहले आप देखिए 1990s में क्या था, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, जो निकले वो तो 25% ही बताया गया है। जुलूस निकलते थे मस्जिदों से, जो है वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट्स होती थी, लोगों को चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और किस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई और बाकी लोग, वहाँ से उनको भागना पड़ा। आज जो है आप 3 सालों का क्या 17 हुई है, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 17 हैं
तो बहुत बड़ा बदलाव है ये। आज पहली बार हुआ है कि वहाँ पर हुर्रियत के बोर्ड को वहाँ के लोगों ने ही नीचे उतारा है, इंडिया लिखा है। ये पहली बार हुआ है कि जब राहुल भट्ट की हत्या हुई तो वहाँ के मुसलमान जो एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। आज आप सोशल मीडिया, आपके मीडिया में लोग वो कहते हैं भी ये गलत हो रहा है। इस प्रकार चाहे उनकी संख्या कम ही होगी, मैं आज भी मानता हूँ कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इनको शेल्टर देते हैं, मैं उसको नहीं करें, बस पूरे सभी 100% वहाँ पर नॉर्मलसी हो गई है, सारे लोग भारत के साथ चल रहे, इस प्रकार की बात बिल्कुल कतई मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बदलाव है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के बाद आया है, पहले तो देख लीजिए क्या यही जो चीफ मिनिस्टर थे यही लोग थे। कांग्रेस कहती थी स्काई इज द लिमिट। जो ये जो थे मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके मोदी को कैसे हटाना है, इस प्रकार की वहाँ षड्यंत्र करते थे। राहुल गांधी चाहे जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ MOU साइन करते हैं कांग्रेस का, और जो हमारे सबसे जो है दुश्मन है, ये तो पहले होता रहा है। एक्सपोज कौन हुआ है? आप एक्सपोज हो रहे हो। आज बॉर्डर पर देखें, आज जो है कितनी जो है उसकी हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, अभी चोरों की भांति जरूर आते हैं, तो ये बदलाव है। और आप 72 साल की जो षड्यंत्र था, 72 साल का जो कॉन्स्पिरेसी है, जो लगातार 3 पीढ़ियों तक आपने खाद पानी दे के आपकी पॉलिसीज के कारण आपने यहाँ अलगाववाद और टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को दिया, और जो लोग थे फ्रंट पर थे उनको ही आपने आगे सामने रखा, चाहे शेख अब्दुल्ला थे, चाहे उमर फारूक अब्दुल्ला थे, चाहे बाकी लोग थे, उन्हीं को सामने रख के जो है आप आगे बढ़े हो। और आज कहते हो 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वो एक्सपोज हो गई। अरे भाई लड़ाई है, लड़ाई में अब कई बार दुश्मन जो है जीतता हुआ नजर आता है, लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे तो हम इस दुश्मन को, टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को हम समाप्त करेंगे, ये इसमें दो राय नहीं है। ये मोदी का भारत है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कमांड में, यहाँ भी उन्हीं की जो है स्पोर्ट से उन्हीं की डायरेक्शन पर सारी सरकार काम कर रही है। टेररिज्म को जो है वो ख़त्म करेंगे और उन्हीं की डायरेक्शन में काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ी बात यह है कि आइडियोलॉजिकल बैटल तो समझ आ रही है अभी जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट लाइन पे इस सारी आइडियोलॉजिकल बैटल का शिकार हो रहे हैं वो मिनॉरिटीज़ मुलाजिम हैं, जिस तरीके से मैंने पहले नाम भी बताया। और अगर उनसे बात करें वो साफ तौर पे कहते हैं वहाँ जिस तरीके का माहौल अभी है पिछले 17 साल में उन्होंने नहीं देखा। खासकर डोगरा मुलाजिम की बात करूँ, किसी प्रकार की टारगेट्स किलिंग नहीं देखी। वो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। उन पे भारतीय जनता पार्टी जो अभी कमेटी फ्रेम हुई है वो किस तरीके से उनकी उस बातों को जो है एड्रेस करने की कोशिश करेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। पहले था कि 4 जंगें लड़ी, फिर प्रॉक्सी वार उसने शुरू की, हमारे ही लोग, हमारी धरती, हमारा ही पैसा उसके कर रहे हैं। और टेररिज्म को जिस प्रकार से 1990s में बढ़ावा दिया, मैंने जो बात करा, अभी वो हारने के बाद जब उनके जितने भी कमांडर्स हैं, पहले आपको कई लोगों के नाम आपके नज़र में आते थे, ये है ये, आज एक नहीं दिखता। जब भी नॉमिनेट हो तो उसको मारा जाता है। अभी देखो जिन्होंने जो है पूर्ण कृष्ण को मारा वो पकड़े गए हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। अभी जिसको हाइब्रिड टेररिस्ट कहते हैं वो है कि गांव में बैठा हुआ कोई नौजवान है, चाहे वो ड्रगिस्ट है, मतलब ड्रग्स में लिप्त है, चाहे लालच में है, चाहे वो रेडिकलाइज्ड है, उसके जिहाद उसके दिमाग में भरा हुआ है, इन्हीं लोगों ने उसको कहा कि आपने बैठे रहना, कुछ नहीं करना। उसका कोई पिछले हिस्ट्री नहीं है, क्राइम की हिस्ट्री नहीं है, वो वहाँ पर है। एक टेररिस्ट जाता है, जब उसको ओवरग्राउंड वर्कर जाता है, एक पिस्टल जाके दे के आता है, ग्रेनेड दे के आता है, फिर उसको मारना है, पूर्ण कृष्ण भट्ट को मारना है, जो पिछले 30 साल से उसी गांव में बैठा हुआ, वो जानता है कौन है, तो उसको मारना है। तो वो वहाँ जाके मार के आता है। वो 2 लेबरर है बेचारे, उन्हीं की सेवा कर रहे थे, ठीक है। उसको जहाँ पर ग्रेनेड फेंकना, वो फेंक के आता है, तब वो उसके लिस्ट पर आता है, क्या नाम। तो ये जो उनकी जो स्ट्रैटेजी बदली है, उनकी जो वारफेयर का जो तरीकाकार बदल रहा है, इसको डील करने के लिए CID को पुख्ता करना पड़ेगा। क्योंकि ये कौन कौन लोग हैं ऐसे हैं, अगर वो उनका पीछे बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन क्या इनके लिंक्स क्या हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार कर रही होगी, लेकिन और करने की ज़रूरत है, क्योंकि नया प्रकार का वारफेयर। उन मुलाजमों का क्या है जो वहाँ पे फिजिकली इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, खोब में भी हैं। रविंद्र रैना जी भी गए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल है वहाँ सेवा देने लायक नहीं, मेंटली डिस्टर्ब रह सकता है, फिजिकली उनको तो वहाँ पे चैलेंज है ही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो मुलाजिम जो हैं वो किस तरीके से चीज़ को फेस करें, उनको किस तरीके से ड्रेस किया जाए? देखिए, जो तो वहाँ के जो हैं एम्प्लॉइज़ हैं, एक तो इमीडिएटली उनको सेफर प्लेस है, घाटी में ही ऐसी जगह पर लाना,
पे जब तक, और उनकी मुझे लगता है कि सरकार के पास उनका डाटा तो होगा ही, ठीक है, और वहाँ भी है नीचे लेवल पर अफसर्स का मैंने देखा है, जो लोकल अफसर्स हैं वो कई बार उस पर रिलक्टेंट भी लगते हैं, ये भी माइंडसेट है। हाँ, वो रिलक्टेंट भी लगते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो सरकार को ये एक स्पेशल कोई करना पड़ेगा, ये देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो उनका जो है, उनका डाटा जो है डाटाबेस बनाना पड़ेगा। और यहाँ तक के जो मजदूर हैं, जहाँ जो हमारे कश्मीरी पंडित और बाकी जो हिंदूज हैं अभी भी जो है गांवों में रह रहे हैं, जो 30 साल से रह रहे हैं, उनका पता करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके ही तभी तो सुरक्षा दी जा सकती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब आपकी जो पॉलिसी अग्रेसिव दिख रही है, आइडियोलॉजिकली आप यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो दुश्मन चाह रहा है वो पूरा ना हो सके और जो सरकार चाहती है वो पूरा किया जा सके, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो बीच में पिस रहे हैं वो हैं वहाँ के जो मिनॉरिटीज़ और खासतौर तौर पे जो मुलाजिम हैं। आपने कहा सुरक्षा सबको मुहैया करवानी चाहिए, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले पूरन कृष्ण भट्ट, इनको इनके घर के अंदर ही जो है वो मारा गया। रजनी वाला जी, उनको स्कूल के अंदर मारा गया। राहुल भट्ट जी, उनको अपने जो तहसील हेडक्वार्टर है जिस तरीके से आप जानते थे वहाँ पे मारा गया। इसके साथ साथ सतीश सिंह, और सबसे पहले अगर अजय भारती जी की बात करें, सरपंच थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी भी मिल रखी थी। तो सबको सिक्योरिटी जो है मुहैया करवाई जाए, ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं फेल इसमें दिख रहा है। हाँ, देखिए, मैं कहूँगा कि देखिए, दुश्मन एक पूरा देश है, ISI है, वो लोग हैं, उनका यही है कि किस तरीके से सेंसेशन क्रिएट की जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न हो गया, बहुत अच्छा मल्टीप्लेक्स शुरू हो गए, नौजवान जो है वहाँ पर अच्छा रहे, एक किलिंग के कारण वो सभी जो है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। यही स्ट्रैटेजी है उनकी, क्योंकि टेररिज्म का तो तरीका करे, उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग को नहीं जीतना है, उन्होंने साइकोलॉजिकल जो वारफेयर है उसमें है वो, कि मनोवैज्ञानिक तो जब होता है, क्योंकि सारी शिफ्ट और जो नेचुरल है वो, कि एक जो किलिंग है, लाश पड़ी है, हम अगर जब बात करें टूरिज्म हो गया, ये हो गया, डेवलपमेंट होगी, उसकी बात कर लोगे, अरे भाई इसको देखो लाश पड़ी हुई है, ये बात सही है, लेकिन यही उनकी स्ट्रैटेजी है। तो ये जो सिचुएशन है, इसी में से ही रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास वो तो है नहीं, सुरक्षा बल भी हैं, उनको भी पुख्ता और काम करना पड़ेगा। जो समाज है, वहाँ के जो नेता हैं, इस प्रकार के नेता जो खाद पानी देते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, उनके ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी समाज है, हम उनका इनकरेज, उनको भी बाहर आना पड़ेगा। कश्मीर का समाज जो कह रहा है ये गलत हो रहा है, जो मतलब है जनाजे में भी जा रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाले, कश्मीर मुस्लिम्स भी हैं, चाहे ज़्यादा संख्या नहीं है, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी बारी लगी हुई है। अगर पुलिस में जो मारे जाते हैं वो हिंदू के साथ साथ मुसलमान ज़्यादा मारे जा रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं अलग अलग पार्टीज़ के ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो समाज जो है, टेररिज्म किसी का सगा नहीं होता। तो जो पॉलिटिकल जो फ़ायदा ले रहे हैं वो एक तरफ है, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, जैसे हुर्रियत के बोर्ड नीचे उतार के जो है लोगों ने एक्सपोज करने की कोशिश की है। अच्छा, मुलाजमों की बात करूंगा, आपने तो आइडियोलॉजिकली अच्छे तरीके से ब्रीफ किया ही है, लेकिन मुलाजमों को साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। 4-4 महीने से उनकी सैलरी बंद है, उनके लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ ज़िंदगी की सर्वाइवल का क्वेश्चन है। अगर कश्मीर में जाते हैं खतरा है, कभी भी गोली लग सकती है, और अगर धरने पे बैठे हैं तो उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं। इस पे कमेटी कुछ विचार विमर्श करेगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए जो अफसर्स हैं उनको इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए इस प्रकार की बातों का। ठीक है, इनके जो अगर एम्प्लॉई है उसको अपने वहाँ ज्वाइन करना है, अगर सुरक्षित जगह पर है तो वहाँ जाके जो जाना चाहिए उसको तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ही वहाँ एक विशेष स्थिति है, इमरजेंसी है, वहाँ जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसको क्या हमने एड्रेस किए हैं? सिर्फ ऑर्डर निकाल के तनख्वाह बंद करके आप उनको यू कांट फोर्स देम, और करना भी नहीं चाहिए। आपको याद है कि जब 1990s में जब माइग्रेशन हुई तो कितने एम्प्लॉइज़ को आके यहाँ पर जो है तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन वो दोबारा वैसे होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये वहाँ जाएं लेकिन वहाँ सुरक्षा मिले। महबूबा मुफ्ती की बात करूँ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करते हुए कहा कि 2016 में जब सिचुएशन ख़राब थी, 16 महीने मैंने मुलाजमों को तनख्वाह दी और उनको कहा कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तब तक आप अपनी ही जगह पर रहिए। महबूबा की क्या जवाब दूंगा मैं? वो एक तरफ तो एक बात कहती हैं, दूसरी तरफ वो जाके टेररिस्ट के जनाजे में जाना शुरू हो जाती हैं, उन्हीं को जो है सपोर्ट करती हैं। तो इस प्रकार के जो नेता हैं जो कि लाशों के ऊपर राजनीति कह रहे हैं, आपने क्या किया वो सारी जग जानता है, ठीक है। हम भी सरकार में थे, इकट्ठे थे, लेकिन उसमें आपके ऊपर केंद्र का भी प्रेशर था, हमारा भी प्रेशर था, तो इसलिए आप तभी तो आप कहती थी, जब राजनाथ जी के साथ बैठ के आप कहती थे, जो पत्थरबाजों को कहती थी क्या आप आर्मी कैंप में आप जो है टॉफ़ी लेने के लिए गए थे, आज आप क्या बोल रही हैं?
उसके पहले क्या बोलती थी, तो हमारा प्रेशर था। लोग हमें कहते हैं अब आपने क्यों उनसे सरकार, लेकिन 2.5-3 साल तो उनको हमने कंटेन रखा। अच्छा, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए मुलाजमों को, फिर मुलाजमों के पॉइंट पे, क्योंकि मुद्दा जैसे मैंने कहा पहले सर्वाइवल का, फिर ब्रेड एंड बटर का, और जिस तरीके से आपने ही कहा ऑर्डर बड़े सारे निकाले जाते हैं, ऑर्डर निकाला जाता है कि अटेंडेंस दीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस दीजिए, सैलरी बंद कीजिए कर दी जाएगी, लेकिन सिक्योरिटीज़ जो है मजबूत की जाएगी, इस तरह का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आता। क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को इसको ह्यूमैनिटेरियन जो पैरामीटर्स हैं सिंपैथेटिकली देखना पड़ेगा। ये आम सिचुएशन नहीं है, ये आम सिचुएशन नहीं है कि कोई एम्प्लॉय भगौड़ा हुआ है जो जहाँ से छोड़ के, यहाँ कई एम्प्लॉइज़ थे यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। अब जब मैं स्पीकर मेरे पास एक आया, पता नहीं टेम्परेरी था, गया तो कहता मुझे दोबारा पकाओ, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा के पक्का करेंगे तुम्हें। तो इस प्रकार के होता रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये लोग हैं, ये भगौड़े नहीं हैं, ये मजबूरी से अपनी ज़िंदगी के डर के कारण ये जो है यहाँ आए हैं। तो सरकार इसको सिंपैथेटिकली देखे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वापस भेजे, वो पॉलिसी बनाएंगे, हम भी बैठेंगे बातें हैं, लेकिन कम से कम जो इनकी जो पेज हैं, जो इस प्रकार का प्रेशर, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनका तो जो उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिंपैथेटिकली सरकार को लेना चाहिए, मेरा मानना है। आखिरी सवाल रहेगा, कमेटियाँ बड़ी सारी बनती हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया, और वो बनती हैं लेकिन कब कंप्लीट होती हैं उसका कोई पता नहीं होता। ये जो कमेटी बनी है इसका कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइमलाइन है कि जस्ट जैसे बाकी कमेटी बनी वैसी कमेटी रही? देखिए, इस कमेटी का जो मैं समझ पाया हूँ, वैसे कल हम, जैसे मैंने कहा कि 5:30 बजे मेरी बैठक है, उसमें सारा स्टेट प्रेसिडेंट भी बैठेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी भी होंगे, अब सभी होंगे, उस पर सारी चर्चा करेंगे क्या है। लेकिन इस कमेटी का 2 तरह के इसका रोल रहेगा। एक है कि क्या चीज़ें इमीडिएट की जा सकती हैं, ठीक है, हम जाएंगे लोगों से पता कि इमीडिएटली क्या किया जा सकता है। जैसे आप पेज की बात है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। या फिर है उनको सुरक्षा मुहैया करेंगे। हम कमेटी जो है अगर महीना लेती है या 15 दिन लेती है, तब तक कोई इंतज़ार नहीं करे, क्योंकि टेररिस्ट तो ये इंतज़ार नहीं करेगा, कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, ठीक है। तो उनको इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, जो है तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करना, अफसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ज़रूरत पड़ने पर एलजी साहब का जो केंद्र को भी इन्वॉल्व करना, इसमें एक तो ये रहेगा। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव क्या इसका जो सोल्यूशन हो सकता है इसमें से, उसका हम सुझाव देंगे, हम करेंगे। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कलम में पावर है कि मैं किसी जो है को मुहैया कर सकता हूँ, इस प्रकार का हमारे पास नहीं है। एक सोशल लेवल के ऊपर जो हम कर सकते हैं, एक पार्टी के, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पर जो हमारा रोल है वो हम अदा करेंगे। और मैं निश्चित करूँगा कि हम जब कमेटी, वैसी कमेटी नहीं है जो कि ठंडे बस्ते में डालने के लिए चीज़ें जो है रखी गई हैं, ऐसा नहीं है। हम जाएंगे और आप देखेंगे कि हम जो हमें लगेगा, हम जल्दी से जल्दी जो है इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, और इंटरम क्या किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, पूरी रिपोर्ट हम देंगे। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी रोचक बात कही है कि हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं आम जनता की बात कहूँ तो वो उनको लगता है कि इस समय सरकार जो चल रही है, अगर किसी की सुनवाई सबसे पहले होती है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो शायद यही सी उम्मीद के साथ वो बैठे हैं कि शायद आप जो जिस कमेटी को लीड कर रहे हैं उसमें कुछ सुनवाई हो सके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल, एक तो जो है लोग जो पावर में है, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है और यहाँ एलजी गवर्नमेंट है, वो भी एलजी गवर्नमेंट के भी पीछे वो सेंटर होम मिनिस्ट्री और केंद्र के द्वारा ही संचालित होती है, वो बिल्कुल सही है। हाँ, अफसर्स हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में पावर्स रहती हैं, लेकिन बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम केंद्र में हैं तो इसलिए हमारी सुनी जाती है। जो बाकी सुने जाएंगे शायद हमसे हमारी ज़्यादा सुनी जाएगी, तो इसके लिए उसका लाभ तो रहता ही है, इसमें दो राय नहीं है। और लोगों को विश्वास भी है, और विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, ऐसे मुलाजिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट पे हैं, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रेड एंड बटर भी उनका जो इस समय जो है खतरे में है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं सभी से ये कहूँगा, एम्प्लॉइज़ को कहूँगा कि आपने इंटरव्यू बड़ा विस्तार से हर पक्ष के ऊपर मैंने बात की है, इसको जो इसके मद्देनज़र हमसे जो हो पाएगा उनकी जो समस्याओं को हल करने के लिए हम पार्टी की ओर से हम जो है पूरी जो है करेंगे, और कंसर्न क्वार्टर्स हैं जो जहाँ लोग जो मैटर करते हैं, जो पावर में, उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं का हल निकालने की पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बेशकीमती समय दिया और बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपने जो है बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो कमेटी गठित की है पीएम पैकेज मुलाजिम और नॉन पीएम पैकेज मुलाजिम कश्मीरी पंडित समुदाय के और डोगरा एम्प्लॉयज़ ड्यू टू टारगेट्स किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग्स के चलते जो प्रोटेस्ट पे हैं, उनकी हर एक वर्ग की, हर एक कॉर्नर से बात सुनी
जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और इससे बड़ी बात यह है, ये कमेटी बाकी कमेटियों से अलग रहेगी, ठंडे बस्ते में बिठाकर सिर्फ जिस तरीके से बाकी कमेटियां बैठती हैं वैसी नहीं है। कल ही इसकी कमेटी की जो है वो विचार विमर्श भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शाम को 5 बजे होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी करेंगे। और क्या कुछ हो सकता है वो इसको वोट निकालने की कोशिश करेंगे। दो बड़ी बातें इसमें सामने आई हैं। एक तो ये कि दुश्मन जो चाहता है कि घाटी से कुछ लोग खासूसन तौर पे मिनॉरिटी ना रहें, वो पॉसिबल नहीं है। आइडियोलॉजिकली तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर दिया है कि वह दुश्मन की इस बात को नहीं चलने देंगे। दूसरी, जो मुलाजिम और जो मिनॉरिटीज़ के खासूसन तौर पे मुलाजिम हैं, वहाँ पे इन सारे टारगेट्स को और इन सारे सफरिंग को फील कर रहे हैं, उनके जो भी प्रायोरिटी पे एक्सपेक्ट रहेंगे उसको वोट किया जाएगा। यानी कि दो तरीके से प्रायोरिटी पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें सैलरी का मसला है, वो पहले निकाला जाएगा, और उसके बाद किस तरीके से उनको वहाँ पे सेटल किया जाए, किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, वो अलग जो है वो मसला होगा। कितनी जल्दी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कितनी जल्दी जिन मुलाजमों की तनख्वाहें बंद हैं उनको मिलती हैं और कितनी जल्दी घाटी में शांति स्थापित होती है ताकि वहाँ पे जो मुलाजम हैं सही तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेडजम वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।